बिना किसी नाम के बन जाते हैं। न कोई वादा, न कोई पहचान, फिर भी वो दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जिन्हें भुलाना आसान नहीं होता। अस्पताल के कमरे में हल्की हल्की सुबह की धूप आ रही थी। राम प्रसाद की आंखें धीरे धीरे खुली। सामने गौरी बैठी थी। पूरी रात उसने एक पल भी आंख नहीं झपकी थी। जैसे ही उसने अपने पिता को होश में आते देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बाबा, आप ठीक हैं? राम प्रसाद ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ बेटी। तू रो क्यों रही है? गौरी ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ नहीं, बस डर गई थी। डॉक्टर भी कमरे में आ गए। अब खतरे की बात नहीं है, लेकिन इन्हें कम से कम एक हफ्ते तक आराम करना होगा। किसी भी तरह का तनाव इनके लिए ठीक नहीं है। राम प्रसाद ने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब, इलाज का खर्चा कितना हुआ? गौरी का चेहरा उतर गया। डॉक्टर मुस्कुराए। उसकी चिंता मत कीजिए, किसी ने आपका पूरा बिल जमा कर दिया है। राम प्रसाद हैरान रह गए। किसने? डॉक्टर ने सिर हिलाया। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। राम प्रसाद ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, आज भी अच्छे लोग जिंदा हैं। गौरी भी सोचने लगी, आखिर वो इंसान था कौन? उधर आर्यवीर अपने होटल के कमरे में बैठा था। उसके सामने देवगढ़ प्रोजेक्ट की फाइल खुली हुई थी। करण अंदर आया। सर, जमीन के लगभग सभी मालिक बेचने के लिए तैयार हैं और बाकी कुछ छोटे किसान मना कर रहे हैं। आर्यवीर ने फाइल बंद की। अगर कोई जमीन नहीं बेचना चाहता तो उस पर दबाव नहीं डाला जाएगा। जी सर। इतने में उसका फोन बजा। दूसरी तरफ दादी थी। बेटा, मंदिर के महंत जी ने आज शाम गांव के मेले में आने को कहा है। आर्यवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है दादी, मैं आ जाऊंगा। उधर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गौरी अपने पिता को लेकर घर लौट रही थी। गांव के लोग उनका हाल पूछने आए। सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसे राम प्रसाद के बच जाने की खुशी बिल्कुल नहीं थी। महेश साहूकार। वह अपने घर में बैठा गुस्से से मेज पर हाथ मार रहा था। किसने भरा अस्पताल का बिल? उसका आदमी बोला, पता नहीं मालिक, डॉक्टर भी नहीं बता रहे। महेश की आंखों में नफरत उतर आई। कोई भी हो, राम प्रसाद का कर्ज तो अभी भी बाकी है। फिर उसने धीरे से कहा, आज शाम मैं खुद उनके घर जाऊंगा। शाम होने लगी। देवगढ़ का सालाना मेला पूरे रंग में था। चारों तरफ रोशनी, झूले, लोकगीत, बच्चों की हंसी और गांव वालों की भीड़। सावित्री देवी पहली बार इतने सालों बाद इस मेले में आई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यही असली खुशियां होती हैं बेटा। आर्यवीर चारों तरफ देख रहा था। उसके लिए यह सब बिल्कुल नया था। उसी समय दूसरी तरफ मीरा जबरदस्ती गौरी को मेले में ले आई। चलना, थोड़ा मन बदल जाएगा। गौरी ने मना किया। मेरा मन नहीं है, बस 10 मिनट। आखिरकार गौरी तैयार हो गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उसकी तीसरी मुलाकात आर्यवीर से होने वाली है। देवगढ़ का मेला पूरे शबाब पर था। रंग बिरंगी रोशनियां, ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी और दुकानों पर उमड़ी भीड़। पूरा गांव जैसे एक ही जगह इकट्ठा हो गया था। गौरी और मीरा धीरे धीरे मेले में घूम रही थी। मीरा मुस्कुराकर बोली, देख, कितने दिनों बाद तेरे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई है। गौरी ने हल्की सी मुस्कान दी। बस बाबा जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाए, यही चाहती हूँ। उसी समय मेले के दूसरे छोर पर आर्यवीर अपनी दादी के साथ चल रहा था। सावित्री देवी हर दुकान पर रुक जाती, कभी बच्चों को मिठाई दिलाती तो कभी किसी बुजुर्ग का हाल पूछती। आर्यवीर चुपचाप उनके पीछे चल रहा था। अचानक एक छोटा बच्चा भागते हुए आया और संतुलन बिगड़ने से सावित्री देवी से टकरा गया। उनका पैर फिसला। वे गिरने ही वाली थीं कि तभी किसी ने दौड़कर उन्हें संभाल लिया। संभल कर, दादी जी। आर्यवीर ने तुरंत पलटकर देखा। वह गौरी थी। उसने समय रहते सावित्री देवी को गिरने से बचा लिया था। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, अगर तू नहीं होती तो मैं गिर जाती, गौरी ने विनम्रता से कहा। कोई बात नहीं दादी जी। तभी आर्यवीर भी उनके पास आ गया। उसने पहली बार गौरी को ध्यान से देखा। सादा सलवार कमीज, बिना किसी बनावट के मासूम चेहरा और आंखों में अपनापन। आर्यवीर ने शांत स्वर में कहा, थैंक यू। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया।
ये तो मेरा फर्ज था। सावित्री देवी दोनों को बारी बारी से देखने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान ने इन दोनों की मुलाकात यूं ही नहीं कराई। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? गौरी। बहुत प्यारा नाम है। गौरी मुस्कुरा दी। इतने में मीरा भी वहां आ गई। गौरी, चल, देर हो रही है। गौरी ने दादी को प्रणाम किया और वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसकी नजर एक पल के लिए फिर आर्यवीर से मिली। दोनों कुछ कहना चाहते थे, पर दोनों चुप रहे। गौरी के जाने के बाद सावित्री देवी ने आर्यवीर की तरफ देखा। कैसी लगी लड़की? आर्यवीर ने हैरानी से पूछा। दादी, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कैसी लगी। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया। अच्छी है, बाकी लोगों से अलग है। सावित्री देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उधर महेश साहूकार भी मेले में पहुंच चुका था। उसकी नजर दूर खड़ी गौरी पर पड़ी। उसने अपने आदमी से कहा, यही मौका है। वह सीधे गौरी के सामने जाकर खड़ा हो गया। बहुत घूम लिया। गौरी का चेहरा उतर गया। क्या चाहिए आपको? महेश ने जेब से कागज निकाला। कल आखिरी दिन है, या तो 10 लाख रुपए या फिर घर और खेत मेरे नाम। मीरा बीच में बोली, इतना जुल्म मत कीजिए। महेश हंस पड़ा। जुल्म अभी देखा कहाँ है? उसने धीमी आवाज में गौरी से कहा, एक रास्ता और भी है। अगर मुझसे शादी कर ले तो सारा कर्ज का। गौरी की आंखों में गुस्सा भर गया। उसने बिना एक पल गवाए महेश के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाक। पूरे मेले में सन्नाटा छा गया। सैकड़ों लोगों की नजरें उनकी तरफ उठ गई। महेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, गौरी, इस थप्पड़ की कीमत तुझे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। और ठीक उसी समय भीड़ के पीछे खड़ा आर्यवीर ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। चटाक। थप्पड़ की आवाज पूरे मेले में गूंज उठी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे ढोल नगाड़े भी थम गए हों। महेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने धीरे धीरे अपना गाल सहलाया और गुस्से में गौरी को घूरने लगा। तेरी इतनी हिम्मत? गौरी बिना डरे उसकी आंखों में देख रही थी। आज के बाद मेरी इज्जत पर उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना। महेश जोर से हंसा। तू भूल रही है कि तेरे बाप पर मेरा 10 लाख का कर्ज है। गौरी ने सख्त आवाज में कहा, कर्ज लिया है, इज्जत नहीं बेची। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। गौरी ने सही किया, लेकिन महेश अब इसे छोड़ेगा नहीं। उधर आर्यवीर दूर खड़ा सब देख रहा था। पहली बार उसने गौरी का यह रूप देखा था। एक गरीब लड़की, लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर। उसने मन ही मन सोचा, इतनी मुश्किलों के बाद भी इस लड़की ने हार नहीं मानी। तभी महेश ने गुस्से में गौरी की तरफ कदम बढ़ाए। अब मैं तुझे बताता हूँ। वह हाथ उठाने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया। इस बार आर्यवीर नहीं, बल्कि गांव के सरपंच थे। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, महेश, पूरे गांव के सामने एक लड़की पर हाथ उठाएगा? महेश ने हाथ छुड़ाया। ये मेरे और इसके बीच की बात है। सरपंच बोले, आज मेला है, यहाँ कोई तमाशा नहीं होगा। महेश ने चारों तरफ देखा। इतने लोगों के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। जाते जाते उसने गौरी की तरफ उंगली उठाई। कल सूरज डूबने से पहले या तो पैसे या घर खाली। वह अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। गौरी की आंखों में आंसू थे। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। चल, घर चलते हैं। गौरी ने खुद को संभाल। नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। उधर सावित्री देवी ने पूरी घटना देख ली थी। उन्होंने धीरे से आर्यवीर से कहा, बेटा, उस लड़की की आंखों में दर्द भी है और हिम्मत भी। आर्यवीर ने पहली बार बिना सोचे जवाब दिया। हाँ। दादी मुस्कुरा दी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके पोते के दिल में कुछ बदल रहा है। रात रामप्रसाद अपने घर में बैठे थे। गौरी ने उन्हें मेले की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि उनकी तबीयत फिर बिगड़ जाए। लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। गौरी ने दरवाजा खोला। बाहर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। साफ सुथरे कपड़े, हाथ में एक फाइल और चेहरे पर गंभीरता। क्या आप रामप्रसाद जी का घर है? जी, मेरा नाम शेखर है। मैं राठौर ग्रुप से आया हूँ। गौरी चौंक गई। राठौर ग्रुप? शेखर ने सिर हिलाया। हमें आपके खेत के बारे में बात करनी है। इतने में रामप्रसाद भी बाहर आ गए। कहिए बेटा, शेखर ने विनम्रता से कहा।
हम आपकी जमीन खरीदना चाहते हैं। राम प्रसाद का चेहरा उतर गया। नहीं, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। शेखर मुस्कुराया। आप सोच लीजिए, हम बाजार से दोगुनी कीमत देने को तैयार हैं। राम प्रसाद ने बिना एक पल सोचे कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता। शेखर ने सिर झुकाया। ठीक है, अगर आपका फैसला बदले तो हमें बता दीजिएगा। वह वहां से चला गया। लेकिन घर से कुछ दूर खड़ा महेश यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। तो राठौर ग्रुप को इसी जमीन की जरूरत है, उसने धीरे से कहा। अब खेल और भी दिलचस्प होगा। अगर यह जमीन मेरे हाथ लग गई तो करोड़ों कमाऊंगा। उधर होटल के कमरे में आर्यवीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी दादी कमरे में आई। उन्होंने पूछा, बेटा, अगर कोई इंसान मुसीबत में हो तो क्या उसकी मदद करनी चाहिए? आर्यवीर ने बिना सिर उठाए कहा, अगर वह मदद के लायक हो तो जरूर। दादी मुस्कुराई। तो शायद भगवान ने तुझे देवगढ़ किसी वजह से भेजा है। आर्यवीर ने पहली बार काम रोककर उनकी तरफ देखा। उसके मन में बार बार वही चेहरा घूम रहा था, गौरी का चेहरा। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उधर गौरी अपने आंगन में आसमान की तरफ देख रही थी। उसे भी बार बार वही आदमी याद आ रहा था जिसने अस्पताल में उसकी मदद की और मेले में बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ा रहा। दोनों एक दूसरे का नाम जानते थे, लेकिन एक दूसरे की कहानी नहीं। और शायद यही उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। अगले एपिसोड में महेश रचेगा एक खतरनाक षड्यंत्र। रामप्रसाद की जमीन हड़पने की शुरुआत होगी और पहली बार आर्यवीर और गौरी आमने सामने लंबी बातचीत करेंगे, जो उनके रिश्ते की दिशा बदलने लगेगी।